Press conference is in the context of the 2 years of NDA government in respect of the Ministries of Power, Coal and New and Renewable Energy. It's my privilege and honor to welcome the Honorable Minister for Power, Coal and New and Renewable Energy, Shri Piyush Goyal ji. I extend a warm welcome to you, sir. I also welcome Secretary New and Renewable Energy, Shri Upendra Tripathi, Secretary Coal, Shri Anil Swarup, Special Secretary Coal, Shri A.K. Dubey, Additional Secretary Power, Shri B.P. Pandey. Friends, today's format of the press conference will be, first, the Honorable Minister will release a printed booklet and an e-version of the same on 2 years of achievements in respect of his ministries. Thereafter, he will make his opening remarks. Then we will take questions from you all. The Minister has suggested, in order to save time, we will shuffle between the Delhi media and the regional media. You can ask, 2 of you can ask a question, or perhaps depending on the question, 3 of you can ask a question. He will note down. He will answer all at once. And the same drill for the regional media also. The Delhi media note the points of order. There are placards kept in front of you. Please raise your placard so that I can identify and call out. And otherwise, friends, I request you to keep your mobiles on a switch-off mode or a silent mode. Now, the Honorable Minister will release the booklets. What happened to the light? We are conserving energy. क्या है लाइट? What's the problem? कराते. Nidhi, just see why the lights are not on. I think नहीं हो पा रहा. it's okay. I think तो 2 साल पूरे होने के मौके पर इस वक्त केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल अपने मंत्रालय की तमाम उपलब्धियों और जो अहम पहल की गई हैं इन 2 साल में उन्हें मीडिया के सामने रख रहे हैं और इस वक्त एक बुकलेट को रिलीज करने वाले हैं. और इन 2 सालों में जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम कोशिश रही है कि देश के कोने कोने तक बिजली पहुंचे और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि तमाम गांवों तक बिजली पहुंचे, क्योंकि एक विडंबना ही है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है और इसी दिशा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय लगातार कार्यरत है. उज्जवल भारत 2 वर्ष में जो उपलब्धियां हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की, उन्हीं को इस वक्त पीयूष गोयल एक बुकलेट के फॉर्म में मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं. थैंक यू. हम जानते हैं कि अगले 2 सालों में 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है केंद्र सरकार का और इसी के मद्देनजर लगातार हर हफ्ते दर हफ्ते अनेक गांवों तक बिजली पहुंचाई जा रही है. तो देश भर का मीडिया यहां उपस्थित है और मीडिया में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तमाम अलग अलग जगहों के मीडिया तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि किस तरीके से 2 सालों में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अलग अलग पहलुओं पर काम किया है और इन उपलब्धियों को आज मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं पीयूष गोयल.
बात चाहे ऊर्जा उत्पादन की हो या ऊर्जा संरक्षण की हो या वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की हो, तमाम मोर्चों पर केंद्र की एनडीए सरकार ने काफी काम किया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री 2 सालों की अपनी उपलब्धियों को लेकर। Thank you, sir. Now the Honorable Minister will make his opening remarks. सभी उपस्थित महानुभाव, मीडिया के बंधु, लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 वर्ष कैसे बीत जाते हैं कई बार पता भी नहीं चलता है। और मुझे अभी भी याद आता है जब 1 वर्ष पूरे होने पे हम सब यहाँ मिले थे और आप में से कई उस दिन भी यहाँ पे साथ में उपस्थित थे। मैं समझता हूँ तब एक झलक मिली थी किस प्रकार से विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आगे चल के काम करेंगे, किस प्रकार की आधारशिला रखी जा रही है, व्हाट काइंड ऑफ अ फाउंडेशन इज बीइंग क्रिएटेड टू टेक पावर टू एवरी पर्सन इन दिस कंट्री, टू एंश्योर 24/7 पावर टू एवरी होम। हर घर को 2400 घंटे बिजली मिले, हर खेत को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले। और आजकल जिस प्रकार से पूरे देश में त्राही मची हुई है, लगभग 3रा वर्ष जिसमें सूखा है, ऐसी परिस्थिति में बिजली का जो बहुत और गर्मी, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ते जा रही है, द हीट वेव इज ओवरटेकिंग, इट्स ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स। इस परिस्थिति में बिजली की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत पड़ती है हर व्यक्ति को, हर किसान को, गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, उद्योग, रोजगार पैदा करने वाले नए योजनाएं, हर एक के लिए जितनी बिजली की जरूरत पड़ती है उस सबको मद्देनजर रखते हुए इन तीनों मंत्रालय ने इस 2 वर्ष में जिस प्रकार से तेजी से कदम उठाए, जिस प्रकार से तेजी से प्रगति की और पूरे देश को विकास के राह पे लेके गए, मैं समझता हूं इसके लिए सबसे पहले तो उचित रहेगा कि मैं सभी अधिकारी, सभी उपक्रम जो इन मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारी, सभी कामगार कर्मचारी देश भर में जो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, विभिन्न मंत्रालय केंद्र सरकार के जो हमारे साथ संपर्क में आते हैं, चाहे पर्यावरण मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, इंडस्ट्री, कॉमर्स, अलग अलग नीति आयोग, सभी का योगदान इस पूरे सफर में रहा। साथ ही साथ राज्य सरकारें, राज्य सरकार की अलग अलग उपक्रम, डिस्कॉम्स, ट्रांसमिशन कंपनीज, पावर जनरेटिंग कंपनीज, निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, उपभोक्ता वास्तव में जो इस बिजली को फाइनली खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी ने भी कहा था कस्टमर इज किंग। हम सबका काम केंद्रित होना चाहिए उपभोक्ता के प्रति, और जब तक उपभोक्ता सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तब तक वास्तव में काम अधूरा रहता है। उपभोक्ताओं की संस्थाएं, विभिन्न चेंबर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, सभी का जो योगदान रहा, और साथ ही साथ हमारे मीडिया के बंधु जिन्होंने, मैं समझता हूं 2 वर्ष तक अच्छे कामों को भी जनता तक पहुंचाया, नई योजनाओं की जानकारियां जनता को पहुंचाई, कई बार हमारी प्रतिक्रिया की जिससे हमारे काम को और सुचारू रूप से बनाने में हमको मदद मिली। द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज इक्वली वेलकम and has equally played an important role in ensuring that all of us work in a more transparent and systematic and effective manner. And I would like to thank each and every one of the sections of the industry, of the business, of the media who have contributed to our journey so far
as we give our report card to the people of India at the conclusion of 2 years, and as we rededicate ourselves to taking this mission of 24/7 affordable power in an environment-friendly way to every citizen of this country, to every industry, to every office, ensure adequate power to every farmer in this country. While the original target was 2022, we have all committed ourselves to achieve this vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi by 2019. Save and except a few aberrations that may remain, some very, very dense forest or a left-wing extremism affected area, or possibly a consumer who does not want power, who doesn't even apply for power. Beyond a stage, I don't think I will be able to even persuade the states to reach power to every home, every farm. But in the overall context, we rededicate ourselves to the mission that Prime Minister Modi had given us, and I am very confident with the achievements of the 2 years gone by, with the roadmap having been prepared for the next 3 years, with this support and cooperation of all of the people whom I mentioned earlier, and with the dynamic and visionary leadership that Prime Minister Modi gives to this program, his continued guidance and support, I am very confident we will be able to achieve transformational results in the years to come. A little brief about what has happened. I won't go through the entire presentation, but I would just like to highlight a few of the major initiatives that have had an impact in the last 2 years. Of course, all of you are aware of Uday and the huge progress that has been made in the first 3 or 4 months since Uday came in public domain and was approved, and particularly since March, when we finalized the first set of agreements with, I think, 10 state governments so far. Another set of 8 agreements are at the stage of finalizations. Now that the elections are over, I hope the balance 4 or 5 states which still remain to come on board will also join Uday and enjoy the benefits and be a part of Uday in the days and years to come. The one significant aspect of Uday, where there were a lot of apprehensions, was the issue of Uday bonds and whether that would distort the market or affect the market. I am delighted that we were able to issue nearly 1 lakh crores of Uday bonds by the state governments and about 10 or 12,000 crores of Discom bonds in a short span of less than a month in March 2016. That has put to rest even the little bit of doubt or apprehension a few people had, and I am very confident now, particularly after a review I did only last Wednesday or last 3 or 4 days ago, that Uday is well set to achieve the 1,80,000 crore rupee annual saving that it will give to the nation, to the people of India from 2019 onwards. And we are well on the path to work with each state Discom, particularly the ones who are incurring large losses, and convert them also into profit-making, vibrant entities. ग्रामीण विद्युतीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें विशेषकर इस मंत्रालय ने और तीनों मंत्रालय ने मिलकर काम किया। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि ये 18,452 गांव जो 1 अप्रैल 2015 तक विद्युतीकरण से लाभान्वित नहीं थे, और ये ऐसे गांव हैं जो सबसे कठिन है, कोई गांव घने जंगलों में है, कोई माओवादी इलाके में है, कोई पहाड़ के ऊंची चोटी पे है, इन सब गांव तक
प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2015 को 1000 दिन का लक्ष्य रखा था, जो 1 मई 2018 था। मुझे लगता है जिस तेजी से इस काम में सबने काम किया है, सब जुड़े हैं, और जिस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर केंद्र सरकार ने रखी है, जिस प्रकार से मॉनिटरिंग हमारे ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता कर रहे हैं, ये लक्ष्य भी हम 1 मई 2017 तक पूरा कर लेंगे, अ फुल 1 ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल। मुझे खुशी है ये जानकारी देते हुए कि 7108 गांव हमने पिछले वर्ष में किए थे। जो पहले लक्ष्य था 2800 गांव करने का, फिर हमने प्रधानमंत्री की अनाउंसमेंट के बाद उस लक्ष्य को रीसेट किया था, कुछ 5800 के करीब कर दिया था। हमने दोनों लक्ष्य को पार करके 7108 गांव की विद्युतीकरण, ये रेवेन्यू विलेजेस हैं, पिछले 1 वर्ष में कर लिए, और इस वर्ष में हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं कि तेजी से इस काम को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और ये देश के सबसे कठिन गांव थे, जिनको देश 70 वर्ष तक नहीं कर पाया। लगभग आज भारत में जो स्टॉल्ड एंड स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स थे, जो मध्यधार में अटक गए थे, उसमें भी भारी सफलता पाई है। पिछले 2 वर्ष में 46,543 मेगावाट की नई कैपेसिटी, जो भारत की इतिहास में रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ 20% भारत की टोटल आज की कैपेसिटी का 20% मात्र 2 वर्ष में इंस्टॉल हुआ है। मुझे लगता है कि शायद भारत को जब आजादी मिली तब पूरे देश में 350 मेगावाट या कुछ कैपेसिटी, एम आई राइट इन दैट, अराउंड 350 मेगावाट कैपेसिटी जब भारत आजाद हुआ तब देश में थी। Somebody may just check that before we end the conference, so I don't make a mistake in that. Sorry, तो 1300, वो एक का आंकड़ा रह गया मेरे से। लगभग 1300 मेगावाट कैपेसिटी जब भारत आजाद हुआ तब थी। उसको बढ़ाते बढ़ाते जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई तो लगभग 66 वर्ष में उसको बढ़ा के 2 लाख मेगावाट तक थर्मल पावर और ओवरऑल पावर लगभग 2040 या 2050 मेगावाट तक बढ़ाया गया था। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 66 इयर्स में जो काम हुआ उसका लगभग 20% वृद्धि हमने मात्र 2 वर्ष में की, और आज लगभग 3 लाख मेगावाट देश में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। एक बहुत बढ़िया उपलब्धि जो इन 2 वर्षों की रही है वो ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी में रही है। ट्रांसमिशन एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी वजह से देश में कई ऐसे इलाके थे जहां बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि नहीं थी। खासतौर पे दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, पुडुचेरी और कर्नाटक, इसमें गर्मी के दिनों में 12 से 14 रुपए तक बिजली के दाम जाते थे पावर एक्सचेंज में। आज विद्युत प्रवाह को अगर आप कोई भी मॉनिटर करता है, और भारत की जनता को भी हमने ये उपलब्धि, ये सक्षम बनाया है कि वो कभी भी बिजली किस दाम पे अपने अपने राज्य में मिल पाती है, उसको वो देख सकते हैं विद्युत प्रवाह के माध्यम से। आज वो दाम घट के 1/3 हो गया। गर्मी के दिनों में भी 4-5 रुपए में साधारण था, और अधिकांश दिनों में तो 2.5 और 3 रुपए में बिजली दक्षिण के प्रदेशों में भी उपलब्ध है। और इसके पीछे कोयले की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होना, sufficient coal availability in South Indian plants, the revival of the gas-based plants, many of which are situated in South India, because of which they could get additional power generation.
and the 71% increase in transmission capacity to South India have together ensured that all of South India almost has no power cuts and has sufficient availability of power. Karnataka is a little bit of an exception because of the drastic fall in hydro generation, because of the drought situation, inadequate water. But overall context, we have been able to take care of the requirements of all the states across the country. Even in Karnataka, we had offered additional power to Karnataka, but I believe they did not accept it or they did not buy it for reasons best known to them. We have added in the last 2 years nearly 50,000 circuit kilometers of transmission capacity, which is an addition of 69 circuit kilometers per day, as against 46 circuit kilometers per day added in the period 2012 to 14, which would be, I think, a growth of more than 50% over what was being done 2 years before Prime Minister Modi took charge. Well, we are all aware that as against the energy deficit, which used to be in double digit 6 years ago, we have now reached a situation that we only have a 2% energy deficit. I suspect that is also more a technical deficit in terms of ability of transmission to reach every nook and corner sufficiently. I do believe a lot of latent demand is not reflected in these figures because we are still dependent on the states to report these figures. So when I launched Vidyut Pravah, I would be very amused when I would find the Uttar Pradesh reporting zero power deficit, when friends from Noida and Ghaziabad would all the time be telling me, including friends from the media very often, that they don't have power at their home for hours in a day. But I do believe now with this empowerment of the people of India with data, and very soon on 7th or 8th of August, we shall be launching from Andhra Pradesh and then taking it across the nation, data district-wise, and going forward we are working on a scheme to make this data even केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का संवाददाता सम्मेलन जो इस वक्त चल रहा है, अपने 2 साल की उपलब्धियों को सामने रख रहे हैं मीडिया के सामने, और बहुत अहम बातें रखी हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने, जिसमें सबसे बड़ी जो उन्होंने घोषणा की है वो ये है कि 18,000 गांवों का जो लक्ष्य रखा गया था कि 2018 तक उन पर बिजली पहुंचा दी जाएगी। बिजली मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस गति से काम आगे बढ़ रहा है उसके चलते ये लग रहा है कि 1 मई 2017 तक, यानी 1 साल पहले ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने उदय योजना का भी बताया कि किस तरीके से 3-4 महीने में 10 राज्यों से समझौता हो चुका है, 8 राज्यों से और हो जाएगा। 1,80,000 करोड़ के बॉन्ड्स इस योजना के तहत दिए जा चुके हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात जैसे हमने आपको अभी बताया कि गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम भी ये लक्ष्य है कि 1 मई 2017 तक पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये बात सामने रखी कि नई क्षमता के साथ जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि लगभग 40,543 मेगावाट की नई क्षमता बिजली उत्पादन की सामने आई है। 20% जितनी अभी तक की पूरी क्षमता है देश की, उससे ज्यादा पिछले 2 साल में ही भारत ने 20% ज्यादा क्षमता बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अर्जित कर ली है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वहीं वो कहते हैं कि जब बिजली का उत्पादन करते हैं तो भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं, ऐसे राज्य हैं जहां बिजली पहुंच नहीं पाती है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन उनके पास नहीं होती है। वहीं ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि खास तौर पर दक्षिण के राज्यों में यह समस्या बहुत ज्यादा थी और ट्रांसमिशन लाइन्स के मद्देनजर उन्होंने कहा कि इस दिशा में भी काफी काम किया गया है। यहां तक कि अब उन राज्यों में, खासकर दक्षिण के राज्यों की उन्होंने बात की कि वहां 1/3 बिजली के दाम घट गए हैं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स पर काम हुआ है, उसमें केंद्र सरकार आगे बढ़ी है। कोयला उपलब्धि भी सामने आई है, गैस आधारित प्लांट बने हैं, तो वहीं 71% तक ट्रांसमिशन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एक राज्य कर्नाटक उन्होंने बात की कि वहां सूखा है, वहां पानी के जरिए पन बिजली जो उत्पन्न की जाती है उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से कर्नाटक को कुछ समस्या आई है। हालांकि केंद्र की ओर से ये सहयोग, ये ऑफर उन्हें दिया गया था कि वो चाहें तो बिजली खरीद सकते हैं। एक अहम बात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सामने रखी कि विद्युत प्रवाह योजना जो केंद्र सरकार शुरू कर रही है उसे आंध्र प्रदेश से शुरू किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे में राज्य सरकारों
आपकी ओर से रिपोर्ट आनी बहुत जरूरी है कि उनके पास कितना शॉर्टफॉल है, कितनी कमी है बिजली की। ऐसे में एक उदाहरण उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उनके पास बिजली की कोई कमी नहीं है, जबकि गाजियाबाद तक रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि बिजली की कितनी किल्लत है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में राज्य सरकारों का सहयोग भी इस दिशा में अहम रहेगा। ये संवाददाता सम्मेलन अभी जारी है और पीयूष गोयल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री लगातार अपना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ कोयला मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालयों की जो अहम उपलब्धियां हैं उन्हें सबके सामने रख रहे हैं। और आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के संवाददाता सम्मेलन में। Every meeting, in fact, my office told me at the end of the meeting, instead of appreciating that the central government has taken so much care and concern, that on our own we called a meeting of the state government to review the progress of work and offer our support if they need any to speed up the work. Instead of that, it was sought to be politicized after the meeting that they want to surrender 2,000 megawatts of power to the government or to or cancel the PPAs, and we are not agreeing. I've been at pains explaining time and again that PPAs are sacrosanct legal agreements entered into by different power discoms, and the central government has no role in cancelling or allowing anybody to surrender power. At best, they can offer it to any other state which is a willing purchaser and where there is transmission ability. So while Telangana did offer that we are willing to buy some power for a few months, but for lack of transmission ability, they could not possibly purchase that power from Delhi. Now this is beyond our control to be able to do anything about it. But instead of only harping about surrendering power, I think we should all focus on improving efficiencies, reducing AT&C losses and improving the working of each state's own power utilities and ensuring more efficient utilization of the available capacity that each state has. Of course, the coal blocks auction is a legendary story. I am given to understand that reverse auction has now become a mantra for governments across the country, and many state governments are also now gradually moving more and more into reverse auctions. Both, yeah, I'm told even the Delhi Discom, it's a private Discom. Private sector companies are also now learning from the experience that we had in auction of coal blocks. And I was also told that somewhere internationally also I read that international companies are now going in more and more for reverse auction to procure power and to procure other capital goods and other equipment. So I think the world today has appreciated and recognized the transparent, honest auctions of coal blocks, which will now be followed with auction of linkages on a long term, both for initially the unregulated sector and then for the regulated sector, power, fertilizer, so that the highest degree of honesty, integrity and transparency in the working of Government of India can also benefit the working of other both public and private sector entities across the country. 3.44 lakh crore potential revenues over the life of the mines that have been auctioned and allotted to various states and PSUs is truly a game-changing achievement, and I'm sure as more and more demand picks up and as these mines start operating and come out of the judicial processes, many of these mines could not start because of judicial processes. I'm sure that the eastern Indian states of Bihar, Paschim Bengal, Odisha, Jharkhand will all start benefiting from that. Coal India, of course, has been a bright shining star in the working of these ministries. 7.4 crore tons growth in production, 74 million tons growth in production. मैं समझता हूं ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक परिस्थिति है कि भारत में आज एक भी प्लांट नहीं है, बिजली घर नहीं है जिसमें कोयले की कमी हो। उल्टे हमारे लिए ये बहुत हर्ष की बात है
कि पूरे देश में आज पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलने का जो हमारा सफलता रही है कि देश भर में जहां बिजली चाहिए हम बिजली देने के लिए तैयार हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह रहा है कि देश में हर बिजली घर को इतना कोयला दे दिया है कि हर लोकल एरिया में भी बिजली इतनी उत्पादन हो जाती है कि ट्रांसमिशन पे भी लोड कम हुआ और देश भर में बिजली पर्याप्त मात्रा में सबको मिलने में हम सफल रहे। सरप्लस कोल एंड सरप्लस पावर आई थिंक इज अ ग्रेट सिचुएशन टू बी इन। कुछ लोग जरूर उसका गलत प्रचार करते हैं कि पीएलएफ घट गया है। स्वाभाविक है, अगर इतने सारे हजारों मेगावाट 45-46 हजार मेगावाट स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को अगर हम शुरू कर दें, नवीकरणीय ऊर्जा में हम हर कीर्तिमान को पार कर जाएं, हर टारगेट को ओवर अचीव करें। और Prime Minister Piyush Goyal there speaking to the media on the completion of the 2 years of the government at the centre. The minister there was talking about the initiatives and the achievements of his ministry that has in fact all the ministries working together towards one goal, and that is the overall progress, the overall development of the country, and of course as well as talking about the transmission lines and saying that there is no shortage of coal as well. We'll come back